कभी एक लड़की ने प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और फिर उसी ने एक दिन उस प्यार को ही छोड़ दिया। वो लड़का जिसने गरीबी में भी वफा निभाई आज अमीरी की ऊंचाइयों पर खड़ा है, पर जिस औरत के लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ी थी वो अब सड़कों पर भीख मांग रही है। क्या यही होता है अमीरी का अंधा नशा या एक सच्चे प्यार की सबसे दर्दनाक सजा? कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह हंसी, भाग दौड़ और अनगिनत ख्वाबों से गुलजार था, मगर उस भीड़ में दो आत्माएं ऐसी थीं जो एक दूसरे में खो चुकी थीं। नाम था आरव और सिया। नियति ने उन्हें दो विपरीत किनारों से खींचकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था। आरव के कंधों पर सिर्फ किताबों का बोझ नहीं था, बल्कि एक साधारण अभावग्रस्त परिवार की उम्मीदें थीं। वो दिन में क्लासेस लेता और रात में छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी फीस जुटाता था। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी और होठों पर हमेशा एक शांत मुस्कान। दूसरी तरफ थी सिया, सोने के चम्मच के साथ जन्मी, अपने पिता की इकलौती वारिस। उसकी दुनिया में हर सुविधा मौजूद थी, पर शायद पहली बार उसने किसी ऐसी चीज को चाहा था जो खरीदी नहीं जा सकती थी। आरव का निश्चल प्रेम। उनके बीच की दूरी अमीरी गरीबी की नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव की थी। सिया को आरव की सादगी और उसके संघर्ष भरी मुस्कान से प्यार हो गया था। एक दोपहर कॉलेज के पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उनकी मुलाकातें अक्सर होती थीं, आरव ने अपनी डायरी बंद करते हुए बेहद कोमलता से सिया की तरफ देखा। पता है सिया, जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरे संघर्षों का सारा शोर अचानक थम गया हो। तुम्हारी इस एक निर्मल मुस्कान में वो सुकून है जो मुझे पूरी दुनिया की दौलत से भी ज्यादा कीमती लगता है। तुम भी ना हर बात में फिलोसोफर बन जाते हो। तुम गरीब जरूर हो आरव, पर तुम्हारे पास वो बातें हैं जो मेरे डैड के लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते। उनका रिश्ता लेक्चर हॉल की दीवारों से निकलकर शहर की बारिशों, गलियों की चाय और घंटों फोन पर की गई बातों में धीरे धीरे गहराता गया। जब सिया ने अपने घर की आलीशान दीवारों के बीच डरते डरते आरव का नाम लिया तो मानो घर में सातवें आसमान से तूफान उतर आया। सिया के पिता मिस्टर आनंद वर्मा, जो शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक थे, का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। चुप! क्या कहा तुमने? एक मामूली गरीब सड़क छाप लड़का? तुम मेरी इकलौती बेटी होकर ऐसे किसी आवारा लड़के से शादी करोगी? वो हमारे घर की इज्जत नहीं, बर्बादी लाएगा। उसका काम सिर्फ तुम्हारा पैसा और हमारा नाम इस्तेमाल करना होगा। सिया की आंखों में आंसू पर आवाज में दृढ़ता थी। डैड, ये सिर्फ प्यार नहीं है। आरव ईमानदार है, मेहनती है। आप क्यों नहीं समझते? प्यार जाति या बैंक बैलेंस देखकर नहीं होता। मिस्टर वर्मा गुस्से में बोले, बकवास बंद करो। आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मैं उसे इस शहर में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। सिया ने लाख समझाया, माँ के सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन दौलत की दीवार इतनी ऊंची थी कि जज्बात की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाई। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें लगा कि अब या तो प्रेम का अंत होगा या फिर एक निर्णायक विद्रोह। एक रात शहर के शोर से दूर एक पुराने शांत शिव मंदिर की सीढ़ियों पर वे दोनों खड़े थे। सिया ने अपने घर की सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया था और आरव ने अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लिया था। मंदिर के अंदर पुजारी जी के मंत्रों की हल्की हल्की गूंज हवा में तैर रही थी। उन्होंने डरते सहमे पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए। आरव ने सिया की मांग में जैसे ही सिंदूर की लकीर भरी, सिया की आंखें भीग गईं। ये लकीर सिर्फ विवाह की नहीं थी, बल्कि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर होने के दर्द की भी थी। आरव ने सिया के हाथ थामकर उसकी आंख में देखते हुए कहा, ये सिंदूर, ये अग्नि और ये 7 फेरे अब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा सिया। मैं तुम्हें इस बलिदान का मोल चुकाकर दिखाऊंगा। सिया आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे तुम्हारे साथ किसी चीज की परवाह नहीं आरव। महल छूटा है तो छूटे, बस तुम साथ रहो। मेरा सच्चा घर अब तुम हो। अब हमारी कहानी शुरू होती है। वहां उस मंदिर में प्रेम ने अमीरी और गरीबी की सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ दिया था। अब उनके सामने कठिन यथार्थ और एक अनिश्चित भविष्य था। मंदिर की शपथ के बाद आरव और सिया के लिए दुनिया एकदम बदल गई। जिस अटूट प्रेम ने उन्हें जोड़ा था, अब उसे बचाने की जिम्मेदारी संघर्ष भरे यथार्थ की थी। सिया और आरव के घर वालों ने अपना फैसला पत्थर की लकीर बना लिया था। सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए गए और अतीत के दरवाजे उन दोनों के लिए कसकर बंद कर दिए गए। आरव ने शहर के एक भीड़ भरे कोने में किराए के एक छोटे से कमरे में अपनी नई दुनिया बसाई। कमरे में न तो हवा की गुंजाइश थी, न ही सुविधाओं की। उसने अपनी पढ़ाई और बड़े सपनों को कुछ समय के लिए ताले में बंद किया और तुरंत एक काम ढूंढा। एक अमीर सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी। ये काम उसे रोज सुबह घर की याद दिलाता, जहाँ सिया को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी। आरव सुबह सुबह अपने मैले कुर्ते को पहनते हुए, शायद ये काम मेरी हैसियत के हिसाब से ठीक है, पर सिया के लिए नहीं। पर कोई बात नहीं,
मेहनत ही मेरी किस्मत की चाबी बनेगी। छोटा कमरा जल्द ही एक खुशहाल घर बन गया। कुछ महीनों बाद उनकी दुनिया में एक नन्ही परी आई। उन्होंने उसका नाम रखा आर्या। आर्या के आगमन ने गरीबी की दीवारों में भी रोशनी भर दी। हर सुबह जब आरव काम पर जाने से पहले आर्या को देखता तो उसकी सारी थकान और संघर्ष पल भर के लिए दूर हो जाता। देखो सिया, मेरे घर की असली लक्ष्मी आ गई। इसने आते ही हमारी दुनिया बदल दी। अब मैं इसके लिए दिन रात एक कर दूंगा। हाँ आरव, ये बहुत प्यारी है, पर मुझे डर लगता है मैं इसे वो सब नहीं दे पा रही जो इसे मिलना चाहिए। जैसे जैसे दिन और महीने बीते, प्रेम का नशा उतरने लगा और यथार्थ की कड़वाहट जमीन पर दिखाई देने लगी। सिया जो कभी महंगी चीजों के बीच पली बढ़ी थी, उसे अब हर पल गरीबी काटने लगी। कमरे में घुटन, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी, पुरानी हो चुके सस्ते कपड़े और हर रोज सिर्फ सस्ती दाल और सूखी रोटी। एक शाम आरव थका हारा घर लौटा। सिया आर्या को सुलाने के बाद रसोई में बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि झुंझलाहट थी। सिया बोली, आरव, तुम ये जो छोटी सी सैलरी लाते हो ना, इससे घर नहीं चलता। तुम खुद देखो, आर्या के लिए दूध का पाउडर खत्म हो गया है और ये कमरा मैं और कितना समझौता करूंगी। कब तक यूं ही गुजारा करेंगे? हम कहाँ आ गए हैं? आरव का दिल छलनी हो गया। वो जानता था कि सिया सही कह रही है। मैं समझता हूँ सिया, मैं हर पल कोशिश कर रहा हूँ। मैं सेठ जी से ओवरटाइम मांगता हूँ, दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ। बस थोड़ा वक्त और दे दो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी पुरानी खुशियाँ लौटा दूंगा, वादा है। सिया उदासी से सिर हिलाते हुए बोली, वक्त तो बीतता जा रहा है आरव, और ये गरीबी हमें खाती जा रही है। अब और इंतजार नहीं होता। उस रात सिया घंटों जागती रही। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ आरव की कमाई पर निर्भर नहीं रहेगी। वो जानती थी कि उससे खुद कुछ करना होगा। अगले दिन सिया ने शहर की एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसका पढ़ा लिखा होना आज उसके काम आया। जब उसने आरव को बताया तो आरव की आंखें नम हो गईं, गर्व से भी और हार मान लेने के एहसास से भी। आरव बोला, तुम काम करोगी, पर आर्या का क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़े। सिया ने मजबूती से आरव का हाथ थामते हुए बोली, हम मिलकर करेंगे आरव, हम दोनों ने ये जिंदगी चुनी है, ये हमारा संघर्ष है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे नहीं रहना है। मैं आर्या के लिए और अपने भविष्य के लिए खुद खड़ी होंगी। आरव ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब उनका रिश्ता पहले जैसा केवल प्रेम पर आधारित नहीं रहेगा। अब ये दो संघर्षशील साथियों का रिश्ता बन चुका था। दोनों ने अपने नन्हे से बच्चे को एक पड़ोसी के पास छोड़ने का कठिन निर्णय लिया और मेहनत की नई राह पर चल पड़े। प्राइवेट कंपनी की नौकरी सिया के लिए संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता थी, लेकिन ये रास्ता सीधे उसे विक्रम के सामने ले गया। विक्रम, कंपनी का हैंडसम, स्मार्ट और बेहद अमीर बॉस। वो एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था जिसे सिया पीछे छोड़कर आई थी। आराम, विलासिता और बेफिक्री। विक्रम ने सिया की प्रतिभा और सुंदरता तो तुरंत पहचान लिया। वो जानता था कि गरीबी की मजबूरी से आई ये औरत अंदर से अभी भी रानी की तरह जीना चाहती है। उसने मौका नहीं छोड़ा। विक्रम का व्यवहार सिया के प्रति बाकियों से अलग था। वो उसे जानबूझकर जटिल प्रोजेक्ट्स देता ताकि वो देर तक ऑफिस में रुके। वो महंगे तोहफे लाता, कभी परफ्यूम, कभी एक खूबसूरत साड़ी जो आरव की महीनों की कमाई के बराबर होते। कभी सिया इस उपहार को स्वीकार कर लेती है तो कभी मना कर देती है। काम खत्म होने के बाद वो उसे अपनी शानदार गाड़ी में गंदी और तन गलियों वाले कमरे तक छोड़ने आता। एक शाम गाड़ी में बैठते हुए विक्रम ने एक महंगी ज्वेलरी का डिब्बा सिया की तरफ बढ़ाया। विक्रम अपनी आवाज में नजाकत और बहकावा घोलते हुए बोला, सिया, तुम इस धूल भरी गरीबी की जिंदगी के लिए नहीं बनी हो। तुम असाधारण रूप से खूबसूरत हो, स्मार्ट हो। ये दुनिया, ये बड़ी इमारतें, ये चमक दमक तुम्हारी हकदार हैं। तुम क्यों उस छोटे से कमरे में खुद को और अपनी बच्ची को कैद कर रही हो? सिया चुप रही, पर उसके मन में एक बवंडर उठ रहा था। आरव का प्रेम उसे खींचता था, पर बीता हुआ आराम और वर्तमान की मजबूरी उसे विक्रम की तरफ धकेल रही थी। आरव की थकान, उसके पसीने की गंध और हर रोज की किचकिच अब उसे झूठे वादे लगने लगे थे। विक्रम के चिकनी चुपड़ी बातें, उसकी गाड़ी की एसी और महंगे परफ्यूम की खुशबू सिया के कमजोर पड़ते संकल्प पर हावी हो रही थी। एक रोज आरव शाम को काम से लौटा। वो अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी रंगीन गुड़िया लाया था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिया की आवाज नहीं आ रही थी। आरव के हाथ से गुड़िया छूट गई। उसकी आंखें पूरे कमरे में बेताबी से कुछ ढूंढ रही थीं। फर्श पर एक कोने में एक तय किया हुआ कागज पड़ा था। आरव का हाथ कांपा। जब उसने उसे उठाया, उसकी सांसें तेज हो गईं। चिट्ठी में बस कुछ लाइनें थीं
जैसे किसी ने प्रेम की नींव पर कुल्हाड़ी चला दी हो। आरव, मैं अब और नहीं सह सकती। ये गरीबी, ये घुटन अब मेरी सहन शक्ति से बाहर है। मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए जो तुम्हें देनी थी और जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। मैंने नया रास्ता चुन लिया है, मुझे मत ढूंढना। तुम्हारी और आर्या की जिंदगी में अब मेरा कोई काम नहीं। आरव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाया, सिया, पर आवाज हवा में खो गई। उसकी आंखें सूज गईं। उसके पूरे शरीर में एक तीखा दर्द उठा जो सिर्फ जख्मी प्रेम दे सकता है। आरव पगलों की तरह भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। आरव हकलाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों पर गिरकर बोला, साहब, मेरी पत्नी, उन्हें ढूंढ लीजिए। वो मेरी सब कुछ थी। मैंने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जरूर उसे किसी ने बहकाया होगा। वो ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर ने उसकी आपबीती सुनी और तलाश शुरू की। आरव ने कई दिन जागकर बिताए। वो हर दरवाजे पर गया, हर गली में झांका, ये उम्मीद लिए कि सिया उसे एक बार आवाज दे देगी। आखिरकार कई दिनों की पीड़ादायक खोज के बाद आरव को वो खबर मिली जिसने उसके दिल को हमेशा के लिए पत्थर कर दिया। एक कांस्टेबल ने धीरे से आकर आरव को बताया कि सिया अब अपने बॉस विक्रम के साथ शहर के एक आलीशान इलाके के बड़े अपार्टमेंट में रह रही है। ये कोई बहकावा नहीं, बल्कि उसका अपना चुना हुआ रास्ता था। आरव ने एक गहरी दर्दनाक सांस ली। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, केवल मृत सी शांति थी। उसने अपनी बेटी आर्या को, जिसकी आंखें अब भी अपनी मां को ढूंढ रही थीं, सीने से लगाया। वो पुलिस स्टेशन से चुपचाप बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, पर अब उसके मन में कोई उम्मीद या सवाल नहीं था। वो जानता था कि अब उसका रिश्ता सिया से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ आर्या का पिता था और उसका जीवन सिर्फ आर्या के लिए होगा। धोखे की उस रात के बाद आरव की दुनिया सिकुड़कर सिर्फ एक नाम तक रह गई थी, आर्या। दिल का दर्द एक गहरे घाव में बदल गया था, जिसने उसे बाहर से कठोर मगर अंदर से और अधिक संवेदनशील बना दिया था। आरव ने ड्राइवर की नौकरी नहीं छोड़ी, पर अब उसकी मेहनत पहले से दुगनी हो गई थी। हर सुबह वो आर्या को तैयार करता, उसे स्कूल छोड़ता और फिर अपनी ड्यूटी पर जाता। जब लोग उसे थके हुए देखते तो वो बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखें अब प्रेम के सपने नहीं, बल्कि बेटी के बेहतर भविष्य का अटूट संकल्प देखती थीं। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। आर्या बड़ी हो रही थी और आरव का जीवन सिर्फ उसे पालने, पढ़ाने और एक ईमानदार इंसान बनाने में केंद्रित था। आरव जिस अमीर घर में ड्राइवर था, उसके मालिक मिस्टर खन्ना एक सज्जन और उम्रदराज व्यक्ति थे। एक दिन मिस्टर खन्ना की तबीयत अचानक बहुत गंभीर रूप से बिगड़ गई। डॉक्टरों और नर्सों के होते हुए भी आरव ने अपनी ईमानदारी और सेवा भाव का परिचय दिया। उसने बिना किसी स्वार्थ या छुट्टी की परवाह किए रात दिन मिस्टर खन्ना की देखभाल की। वह उन्हें दवाइयां देता, खाना खिलाता और यहां तक कि आधी रात को भी उनकी जरूरतें पूरी करता। उसने एक बेटे की तरह सेवा की, जिसकी उम्मीद मिस्टर खन्ना ने अपने रिश्तेदारों से भी नहीं की थी। मिस्टर खन्ना ये सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि पैसे से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, पर निश्चल सेवा और इंसानियत नहीं। एक शाम जब उनकी हालत बहुत नाजुक थी, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में आरव को अपने पास बुलाया। मिस्टर खन्ना कमजोर पर गंभीर आवाज में बोले, आरव, मेरी बात सुनो। तुमने जो मेरी सेवा की है उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बिरले ही मिलते हैं। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम नहीं, बल्कि मेरी तरफ से एक नया जीवन है। उन्होंने आरव को एक भारी रकम सौंपी। ये पैसे ले आरव और अपनी जिंदगी बदल दे। इस पैसे से ईमानदारी का बीज बोना। मेरी तरफ से अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना। कुछ ही दिनों बाद मिस्टर खन्ना का देहांत हो गया। आरव ने भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई दी और उनकी दी हुई रकम को एक पवित्र अमानत माना। आरव ने उस पैसे को तुरंत खर्च नहीं किया। उसने मिस्टर खन्ना की सलाह मानी और पूरी ईमानदारी और लगन से एक छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया। उसने पहले एक पुरानी वैन खरीदी। दिन में वह ड्राइविंग करता, रात में हिसाब किताब रखता। आरिफ की ईमानदारी और समय की पाबंदी जल्द ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन बन गई। एक ग्राहक जिसने एक बार आरव ट्रांसपोर्ट्स की सेवा ली, वो वापस जरूर आया। देखते ही देखते आरव ट्रांसपोर्ट शहर का विश्वसनीय नाम बन गया। एक वैन से शुरू हुआ यह सफर अब कई ट्रकों, गाड़ियों, समर्पित स्टाफ और एक शानदार ऑफिस तक पहुंच चुका था। आरव ने सफलता का स्वाद चखा। वो अब अमीर था, पर उसके पैरों में वही जमीन थी जिस पर उसने कभी संघर्ष किया था। आरव अपनी बेटी के साथ एक नई दुनिया बना रहा था। वहीं दूसरी ओर सिया की चुनी हुई बेहतर जिंदगी खंडहर में बदल चुकी थी। विक्रम जो उसे खुशियों के महल में लाया था, वह दरअसल एक धोखेबाज निकला। सिया को एक दिन पता चला कि विक्रम पहले से शादीशुदा था और सिया उसके लिए सिर्फ एक मनोरंजन और टाइम पास थी। जब विक्रम का मन भर गया तो उसने सिया को अचानक उसी तरह छोड़ दिया
जैसे कोई पुरानी चीज फेंक देता है। सिया के पास अब न तो आरव का साथ था, न विक्रम की दौलत। उसके अपने घर वालों ने उसे अपनाने से साफ मना कर दिया था। वह अकेली, टूटी हुई और नितांत असहाय हो गई थी। जिस अमीरी की चमक के लिए उसने अपने प्रेम, अपनी बेटी और अपनी इज्जत को दांव पर लगाया था, वह चमक अब एक अंधेरे दलदल में बदल चुकी थी। वो सड़कों पे भटकने लगी थी। फटे पुराने कपड़े, भूखी आंखें, वो अब अपने अतीत की अमीर सिया नहीं बल्कि एक टूटी हुई परछाई थी जिसे उसके कर्मों का फल मिल चुका था। कई साल बीत चुके थे। आरव ट्रांसपोर्ट्स का आलीशान कॉरपोरेट ऑफिस शहर की नई चमकती इमारतों में से एक था। एक तूफानी दोपहर आरव अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके सहायक ने धीरे से आकर कहा, सर, बाहर कोई महिला आपसे मिलना चाहती है। अगले ही पल दरवाजे से जो आकृति अंदर आई वो सिया थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखें वर्षों के पछतावे से भरी थी। सिया आरव के पैरों के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए बोली, आरव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी सच्चाई को नहीं पहचाना, उस दौलत की चमक में अंधी हो गई थी। प्लीज मुझे बस एक बार मौका और दे दो। आरव अपनी कुर्सी से नहीं हिला। उसकी आवाज में अब ना तो क्रोध था ना ही प्रेम, सिर्फ एक गहरी ठंडी उदासीनता थी। आरव शांत स्थिर स्वर में, आंखों में कोई भाव नहीं, बोला, उठो सिया, तुमने जिस दिन उस घर को छोड़ा था उसी दिन तुमने ये हक भी छोड़ दिया था। अब आर्या मेरी ताकत है, मेरी पहचान है, और हाँ, मेरी बेटी अब तुम्हें पहचानती भी नहीं है। सिया को एहसास हो गया कि आरव का दिल पत्थर हो चुका था। वो रोती सिसकती अपनी बर्बादी की सच्चाई को स्वीकार करके चुपचाप ऑफिस से बाहर चली गई, हमेशा के लिए। सिया का अंत उसी अमीरी की लत का परिणाम था जिसके लिए उसने प्रेम का बलिदान दिया था। कुछ दिनों बाद शहर के एक पुराने मंदिर के बाहर लोगों ने उसे भीख मांगते देखा। उसने वहीं गरीबी और अकेलेपन के बीच अपनी आखिरी सांस ली। आरव ने अपनी सारी शक्ति आर्या पर केंद्रित की। आर्या ने कॉलेज में टॉप किया और अपनी पढ़ाई पूरी करते ही आरव के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। एक शाम ने पिता का हाथ थाम कर कहा, पापा, आपने जो कुछ भी खोया, जो प्यार खोया, जो सुकून खोया, मैं आपको सब पूरा करके दूंगी। ये बिजनेस, ये पहचान, ये सब हमारी मेहनत है। आरव की आंखें नम हो गई। तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो आर्या, तुम ही मेरी शिकायत, मेरा सुकून और मेरी सफलता हो। पिता और बेटी ने मिलकर अपनी सफलता को इंसानियत की ओर मोड़ा। उन्होंने गरीब बच्चों की मदद के लिए स्कूल, आश्रम और महिला सहायता केंद्र खोले। आज भी हर साल आरव शहर के उस पुराने शिव मंदिर में जाता है जहां उसने सिया से शादी की थी। अब उसके होठों पर शिकायत नहीं होती कि सिया ने उसे क्यों छोड़ा। अब उसकी आंखें दुख में नहीं भीगती। उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द होता है, शुक्रिया। शुक्रिया क्योंकि अगर वो धोखा नहीं मिलता तो उसे संघर्ष करने की हिम्मत नहीं मिलती।